हेलो एवरीवन। आफ्ताब मुगल की जानिब से अपने तमाम नाजरीन और प्रोग्राम में शरीक तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानिब से मुनक्कद किया जा रहा है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो पाकिस्तान में अक़लियती हकूक़, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारी आज की नशिस्त का मौजू है ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटीज। हमारे लिए ये एजाज की बात है कि जो स्पीकर्स आज हमारे साथ शामिल हैं वो पाकिस्तान से बाहर रहते हुए एक तवील अरसे से समाजी खिदमत के कामों में पेश हैं। हमारे साथ माल्टा से शिराज बशीर भट्टी साहब ने ज्वाइन करना था, वो अभी तक हमें वो ज्वाइन नहीं कर सके। होपफुली वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। लंदन से जनाब इमरान जोसेफ साहब, फ्रांस से जनाब फ्रांसिस जेवियर साहब, स्वानजी वेल्स यूके से जनाब रेवरेंड बशीर आसिम गिल साहब, फिनलैंड से जनाब वारिस भट्टी साहब। ये वो मेहमान हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। हम उन सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम के मॉडरेटर हमारे साथी जनाब नईम वाइस साहब हैं। आप सहाफ़ी होने के साथ साथ एक मुतहरक समाजी शख्सियत भी हैं। आपकी तहरीरें इंसानी दुखों के इजहार के साथ साथ उम्मीद और रोशनी भी दिखाती हैं। आप बरसात से लंदन में मुकीम हैं। स्पीकर और क्रिश्चियन टाइम्स के लंदन में ब्यूरो चीफ होने के साथ साथ आप साकवा और पीसीपीए के साथ भी मुंसलिक हैं। माजी में भी आप बहुत से अखबारात और रसाइल के साथ आपका ताल्लुक रहा है, जिसमें काबिल जिक्र मंथली आफ्ताब, फोर्टनाइटली शुआए नूर और फोर्टनाइटली सहर लाहौर शामिल है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू सर। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, और ख़ास तौर पे शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए जो मौजू आपने चुना, ये बहुत ही अहम है। अपने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि अभी आफ्ताब साहब ने बताया कि हमारा जो आज का मौजू है वो बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी, मसीह से मुराद मसीही जो है हम। तो जो सवाल आज होंगे वो मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तानी है वो किस तरह अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और दूसरा सवाल हमारा ये होगा कि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार और अक़लियती हकूक़ के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो क्या कर सकते हैं। तो मैं ये भी बताता चलूं कि कुल 3 सेशन होंगे हमारे इस प्रोग्राम के, और इब्तिदा में जो ओपनिंग स्टेटमेंट इब्तिदाइया है वो 3 से 4 मिनट हर स्पीकर के लिए होगा सवालों के हवाले से, और इसके बाद सवाल और जवाब का सेशन होगा। ये हम देखेंगे टाइम के हिसाब से, क्योंकि हमारा टाइम 1 घंटे का है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जो इख्तितामी सेशन होगा वो 2 से 3 मिनट हर स्पीकर के लिए होगा। इसमें सुजेशंस होंगी, कमेंट्स होंगे, तो और इसके अलावा वे फॉरवर्ड जो है वो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने पहले मेहमान की तरफ चलता हूँ। तो हमारे जो माल्टा से अभी नहीं आए, अभी नहीं बोलते। तो हमारे फ्रांस से हमारे भाई हैं, छोटे भाई फ्रांसिस जेवियर। तो ये एक एनजीओ से वाबस्ता है, हालेलुया फ्रांस, शायद यही है इसका। अगर गलत हो तो जरा मेरी तस्दीक कर दीजिएगा। और आप मुस्तहिक जो बच्चे हैं, मसीही बच्चे, उनकी तालीमी मैदान में मदद करते हैं और माजूर पाकिस्तानी मसीहों की मदद में पेश रहते हैं। और फ्रांस में पाकिस्तानी मसीहों की आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए हर वक्त हमतन जो है ये आप कोशिश करते रहते हैं। तो मैं अपने पहले सवाल के साथ फ्रांसिस जेवियर साहब आपकी तरफ आऊँगा।
और आप ये मैंने पहले जैसे अर्ज किया है कि ये इब्तदा है, आप कुछ भी कह सकते हैं 3 से 4 मिनट के अरसे। जी सर। फ्रांसिस भाई म्यूट मेरा ख्याल उनका। जी हेलो, आवाज आ रही? हेलो, जी थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी है आप लोगों की कि आपने हमें मौका दिया। पाकिस्तानी क्रिश्चियंस में से, फ्रांस में से। मैं काफी सालों से इधर हूँ, तकरीबन 24-25 साल हो गए हैं, और मैं एक एनजीओ रन करता हूँ, उसका नाम है हालेलुया फ्रांस। फ्रेंच में हालेलुया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हालेलुया बोलते हैं। हमने काफी कोशिश की है यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने की, खास तौर पे इमिग्रेशन के मामले में, और जो इलीगल लोग थे उनके लिए हमने बहुत काम किया। यहाँ पे ऑफिस था हमारा। उसके बाद फिर जो माजूर, जो खास तौर पे जो बम धमाके हुए हैं पिछले यके बाद दीगर पाकिस्तान में होते रहे हैं, उसमें कुछ लोगों के लिए जो हम कर सकते थे, जो जिनकी डेथ होगी उनको तो हम कुछ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने मुख्तलिफ चर्चेज से, यहाँ पे कम्युनिटी से हमने बिक्की और हैंडीकैप लोगों का सामान लिया, जो कि उनके गैरेजेस में ऐसे ही पड़ा होता था। उसको हमने साफ किया, उसको दोबारा रीपैकिंग किया और उसको पाकिस्तान में हमने भेजा, पाकिस्तान एम्बेसी के तावन से भी। तो इस लिहाज से ये है कि पाकिस्तान एम्बेसी में हर साल डिनर जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है मिलके, पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं उनके साथ, जिसमें सारी कम्युनिटीज के लोग आते हैं। अब यह है कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज रहते हुए पाकिस्तानियों को कैसे मदद दे सकते हैं। मेरा अपना जाती ख्याल है कि सबसे ज्यादा मदद जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, वो ये दे सकती है कि वो अपनी फैमिलीज को जो है वही बिल्डअप कर लें, क्योंकि हमारा एक टाइम है जो गुजर जाएगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो नई हमारी पौध है, वो सादिक खान बनने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो बस ड्राइवर का बेटा था तो शायद वो एक शेवरलेट का या किसी अच्छी कार का ड्राइवर बन जाता, लेकिन उसने बहुत आगे एकदम कदम बढ़ाया, और आपने उसकी गवाही भी सुनी है कि उसने बहुत सारी चीजें जो है क्रिश्चियनिटी से सीखी, चर्चिस से सीखी। तो नेक्स्ट में तो यही मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो आने वाली नस्ल है वो ज्यादा बेहतर तौर पे एजुकेशन हासिल करें, क्योंकि ये वो जमीन है, सरजमीन है, जहाँ पे हमें एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। मेडिकल फ्री है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सहूलत है जो मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, हर जगह से। तो इनको हमें लेते हुए साथ साथ अपने जो बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा आगे ले जाने की जरूरत है। तो मैं तो एक मशवरे के तौर पे ये बात कर सकता हूँ स्टार्टिंग में। इसके अलावा मैं कंटिन्यू रखता हूँ, देखता हूँ कैसा सारा चलता है हमारा प्रोग्राम। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने बारे में खास तौर पे बड़ा अच्छा ब्रीफ किया, बताया कि किस तरह आपने ओवरऑल तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, और धमाकों वगैरह में आपने किस तरह मदद की पाकिस्तान के मजदूर लोगों, गरीब लोगों के लिए। आपसे बात होगी आगे भी। मेरे दूसरे मेहमान लंदन से इमरान जोसेफ साहब, ये आप जनरल सेक्रेटरी हैं इंटरनेशनल क्रिश्चियन काउंसिल यूके के, और आप इस तंजीम के बानियों में भी आपका शुमार होता है। तो आपका ख़ानदान जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत खिदमत है आपके ख़ानदान की, और यहाँ से भी आप अपने ख़ानदानी तौर पे खुद अपनी जेबों से पैसे इकट्ठे करके तो आप करते हैं उनकी पाकिस्तान में गरीब लोगों की, मसीहों की मदद करते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा इमरान जोसेफ साहब से कि बराए करम वो हमें बताएं कुछ, तो थोड़ा बहुत अपने बारे में भी, अपने काम के बारे में, और जो हमारा आज का सवाल है। जी इमरान साहब। Unmute yourself, Imran.
अपना स्पीकर खोल लें प्लीज। थैंक यू। अब ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक, हम सुन सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया नईम साहब। जैसा कि आपने बताया कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इंटरनेशनल क्रिश्चियन काउंसिल का। तो जैसा कि आपका सवाल है कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, तो मैं पहले हमारे जो पैनलिस्ट थे उनसे बड़ी हद तक उनसे मैं एग्री हूँ कि सबसे जो ज़रूरी बात जो हम जो ओवरसीज हैं उनके लिए ये है कि अपनी फैमिलीज को यहाँ पर बिल्डअप करना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कम्युनिटी के लिए। अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक बाकी कम्युनिटी से बहुत पीछे हैं। चले मान लिया कि पाकिस्तान में हमारे लिए बहुत मुश्किलात हैं, सोशली भी और पॉलिटिकली भी, कि हम पर बहुत प्रेशर है, लेकिन इस कंट्री में या यूरोप में रहते हुए हम पर ये जो सख्तियां हैं जो वो हम पर नहीं है, लेकिन हम फिर भी बाकी कम्युनिटी से बहुत पीछे हैं। और जो सबसे जो एक और बड़ा इशू जो मैं देखता हूँ वो ये है कि हम बाहर रहते हुए अपनी कोई आइडेंटिटी कायम नहीं कर सके, कि हमारी पे अपनी शनाख्त नहीं है, हमारी पे अपनी आइडेंटिटी नहीं है कि जो दूसरे जो फॉरेनर्स जो हैं या दूसरे लोग जो होस्ट कम्युनिटी है वो हमें एज ए पाकिस्तानी देखती है या हमें मुसलमान समझते हैं, या ठीक है, लेकिन हमारी को अपनी इंडिविजुअल बीइंग ए पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हमारी कोई आइडेंटिटी अभी तक हम कायम नहीं कर सके। और बाकी मैं इसी बात पे मैं भी मुत्फिक हूँ कि हमें अपनी फैमिलीज को यहाँ पर रहते हुए उनको ना सिर्फ उनको अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब्स, बल्कि उनकी मैं बहुत देखता हूँ कि हमारे अगली नस्ल जो है, हमारी अगले बच्चे, उनको अपनी जुबान भी नहीं आती है हमारी, ना उनको उर्दू आती है, ना उनको ना बोलते हैं वो, और ना उनको पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको उसका भी नहीं पता। बहुत सारे मैंने यहाँ पर यंगस्टर्स देखे हैं कि जो जब हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर हमारी एज के लोग ज़्यादा होते हैं और यहाँ के जो यंगस्टर जो है वो बहुत कम जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन जो हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स है। और ये हमारी एक बहुत बड़ा हमारी कमज़ोरी है कि हम अपने इन ख्यालात को, इन बातों को हम अगली नस्ल तक ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। तो यही मेरी अपना दरख्वास्त है कि हम अपनी आइडेंटिटी कायम करें, यहाँ पर अपनी फैमिलीज जो है, अपने बच्चे जो हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनकी हेल्प करें, उनको बिल्डअप करने के लिए। और जो हमारे ये इश्यूज जो हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं, अपनी नस्लों को ट्रांसफ़र करें। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि बाकी कम्युनिटीज़ जो हैं वो उनके जो बच्चे जो हैं उनको सारा पता होता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। हमारे बच्चों को इतना वो इल्म नहीं होता। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। अपना शहजाद भट्टी साहब आ गए हैं जी? आफ्ताब साहब नहीं, माल्टा से जिस साथी ने आना था वो नहीं पहुंचे, तो वो नहीं आए, तो हम चलते हैं आगे चलते हैं। जब वो आएंगे तो फिर मैं आपको इत्ला दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। हमारे पास फिनलैंड से वारिस भट्टी साहब मौजूद हैं, तो अभी हम उनसे बात करेंगे। आप एक चैरिटी जो गरीब बच्चों के लिए काम करती है उससे वाबस्ता हैं और आप सदर हैं PFCS पाक फिनलैंड क्रिश्चियन सोसाइटी, 7 साल उसके सदर रहे हैं। हेल्थ केयर के लिए काम करते हैं। आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं हेल्थ केयर में। तो मैं वारिस भट्टी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और हमें बताएं कुछ अपने बारे में। बहुत शुक्रिया जी। मेरी तरफ से सबको ग्रीटिंग्स, देखने वाले प्रोग्राम और सुनने वाला को। मैं 94 में फिनलैंड आया कराची से। मैंने यहाँ पे अपनी आंखें करके, तो यहाँ आप लोग के लिए इजी है, इंग्लिश बोलते हैं, जो फ्रांस वालों के लिए भी शायद थोड़ा मुश्किल है। और फिनलैंड तो 5.5 मिलियन पॉपुलेशन, तो फिनिश लैंग्वेज तो बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो शुरू में अपने लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग होना पड़ा
कि शॉप में जाके तो दूध खरीदना भी मुश्किल था कि क्या बोलना उसको। तो वहां से पकड़ के काउंटर पे ले आते थे, तो वो जितने वहां नंबर लिखा हुआ आता है उतने पैसे दे के तो चांद छड़ा के निकल जाते थे, खुश हो जाते थे, चलो जी कुछ कर देता आज। ठीक है, तो बहर मैं चैरिटी करता हूँ। मैंने दूसरी कौमों से उनको पढ़ा, उनसे सीखा ये कि मिसाल के तौर पे पारसी हैं, वो तो सदियों से करते आ रहे, कि उनका एक कॉल है, वो कहते कि जिस स्कूल से भी पढ़ा है आपने उसको कभी भूलो मत, जिस अदारे से भी पढ़ा है, स्कूल कॉलेज, तो स्कूल चूंकि बेसिक है तो उसकी जब आप पढ़ लिख जाओ, तो जब आप काम करने लग जाओ, आपके पास फाइनेंस हो, तो आप उसको सपोर्ट करो। ठीक है, ये है। और फिर आगा खानी है, आगा खानी तो खैर बाद में फिर जरूरत है हमारे। तो मैंने ये चीज को लेकर के, मैं वैसे तो 20 साल से कर रहा हूँ बच्चों की स्पोर्ट्स, लेकिन वो मैं थोड़ा इंडिविजुअल करता। तो अब फिर मैंने चैरिटी बनाई अपनी, उसी स्कूल से जहाँ से मैंने पढ़ा, सेंट फ्रांसिस एक्जेवियर स्कूल। तो वहाँ पे मैं अपनी जाती तनख्वाह से बिब्लिकली मैं अपना 60% उन बच्चों पे मैं लगाता हूँ। और उसके अलावा भी हैं बीच बीच में इधर उधर बच्चे, वो मैं उनकी भी देता हूँ, क्योंकि मैंने जाती तौर पे, मैं गांव में पैदा हुआ, हमारी गायें भैंसें थी, खेत थे, तो उधर ही बस ऐसे थोड़ा बड़ा हो गया। तो मैंने देखा कि एक इंसान पढ़ के, तो मैं वहां से निकल आया, मैंने अपनी फैमिली को चेंज कर दिया, बहन भाइयों को पढ़ा दिया, उनकी सबसे पहले उनकी स्पोर्ट की हेल्प की। तो अब वो सब बड़े हो गए, तो अब मेरे पास वही उसी एम को लेकर के मैं चलता हूँ कि मेरी कम्युनिटी पाकिस्तानी, मेरी नेशन जो है, जिधर भी है, खासतौर पर पाकिस्तान में, तो मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो कर। तो मैं जितना ओवर टाइम करता हूँ, मेरी मैक्सिमम ट्राई होती, खुदा आगे दबाती कि मुझे कम से कम 2 दिन मिल जाए, 2 दिन ओवर टाइम। तो खुदा ने मुझे हमेशा 2 से ज्यादा दी। ठीक है, क्योंकि ये जिस्म और जान तो उससे किया ना, यीशु किया, तो वो पैसे फिर मैं इन कामों के लिए लगाता हूँ। तो मुझे खुशी होती है, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली मेरे साथ हैं, मेरी तनख्वाह उनकी, और मेरा ओवर टाइम जो है ना वो खुदा के कामों पे मैं इसको रखता हूँ। और यहाँ पे फिनलैंड में हम लोगों ने, हमारी कम्युनिटी फिनलैंड में, हम लोग 2001 में हम लोगों ने फर्स्ट इबादत उर्दू में शुरू की। तो हमारे जो सीनियर्स थे हमारे साथ हैं, दाऊद की लंबी जिंदगी दे, पास्टर साहब हैं, उनके 50 साल से ज्यादा हो गए इधर। एक मेरे मामू सर हैं, सबीउल मसीह, में भी किसी ने नाम सुना हो, उनका भी अबाउट 50 साल से ज्यादा के, वो तो रिटायर्ड हो गए दोनों भी। तो उन्होंने हम लोग को शुरू में गाइड भी किया, वो सीनियर से यहाँ पे। तो इस तरह से हमने कम्युनिटी को गैदर किया। तो अब जिस एरिया में, मैं कैपिटल एरिया में रहता हूँ, अबाउट हम लोग 300 हैं इधर पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुख्तलिफ शहरों में। और हम लोग कहना मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ पे जो है पाकिस्तान में अपनों घर वालों को तो ठीक है कर लिया, मैंने भी कर लिया, दूसरे भी करते हैं, लेकिन दूसरों को भी अगर खुदा ने हमें गुंजाइश दिया तो हमें दूसरों को भी देखना चाहिए। तो उधर बहुत सारे हैं ऐसे जो ना वो बस देखती रहती है। तो मुझे, मैं उनको, हर किसी को, लोगों ने मेरी शक्ल भी नहीं देखी, तो वो पूछते हैं जी हम, मैंने बोला दुआ करनी मेरी फैमिली के लिए, दैट्स ऑल। जी सर, तो मैं पहली क्लास से लेकर के मैट्रिक तक की मैं उनको पढ़ाता हूँ। मैट्रिक के बाद मैंने भी खुद करना शुरू हो गया था, मुझे पता है इतने मैडम। अभी ठीक है, आपकी भी आवाज हाँ थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, ओके, तो हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। अभी मैं अपने अगले मेहमान, एक बात कहना भूल गया, वो प्रेसिडेंट मैं था 7 इयर्स तक रहा उसमें, PFCS, पाकिस्तान फिनिश क्रिश्चियन सोसाइटी। जी जी, और 2011 से मैंने अपनी कम्युनिटी को गैदर करने के लिए कल्चरल प्रोग्राम शुरू किए। एवरी ईयर हम कर रहे, कोविड की वजह से लास्ट ईयर मिस हो गया, तो ताकि वो ये जब भी मुझे अच्छा लगता है कि अपनी, देखो हमारी जुबान पे है ना, वो हमारा कल्चर होता है। जी जी, तो चले बहुत शुक्रिया। हाँ जी, नहीं, टाइम ज्यादा हो गया। हाँ जी, ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी सर, शुक्रिया। थैंक यू। तो अभी जो मेरे अगले मेहमान हैं, ये आप वेल्स से आपका तल्लक है, स्वानजे से, ये रेवरेंड बशीर आसम गिल साहिब हैं। आप कलमकार इंटरनेशनल एक तंजीम है, उसके बानी और चेयरमैन भी हैं।
आप 13 साल तक लाहौर कैथीड्रल में पढ़ाते रहे हैं, उस्ताद रहे हैं और बहुत पढ़े लिखे। आप MDiv, PhD, MA, BEd और साउथ कोरिया में आप खिदमत सर अंजाम देते रहे और आजकल चर्च ऑफ नाजरीन जो है उससे आप मुंसलिक हैं। तो पादी साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। तो आप क्या कहेंगे? जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आफ्ताब मुगल साहब का और नईवाज साहब आपका और स्पेशली ये जो हमारी क्रिश्चियन जो कंसर्न है इस सारे प्लेटफॉर्म को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप बहुत अजीम काम कर रहे हैं। तो जैसे आपका ये पहला सवाल और पहला सेशन जो था हमारा कि हम अपने खानदान के लिए जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, जो माइनॉरिटी रहती है बाहर के मुल्कों में, डियास्पोरा जो माइनॉरिटीज है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैं चूंकि हमारा जो तकरीबन 15-16 साल से मैं बाहर हूँ, काफ़ी ममालिक में गया हूँ और मुख्तलिफ लोगों से मिला और मुलाकात की अपने थीसिस के सिलसिले से में भी। मैंने क्योंकि मेरा जो थीसिस था वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन के हवाले से है और जब मैं देखता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी लोग बाहर रहते हैं, खासतौर पर हमारे जो मुझे पता है खासतौर पर हमारे यूके में या अमेरिका में मैं गया हूँ तो वहाँ भी मेरी मुलाकात हुई है। तो हम जो है वो अपनी न्यू जनरेशन जो है, जैसे वो बता रहे थे इमरान साहब, तो हम उन बच्चों को हम ये समझते हैं कि शायद वो इसी माशरे में रहते हुए परवान चढ़ेंगे तो बेहतर हो जाएंगे या वो खुद ही समझ लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी जो फेलोशिप है या यूनिटी जो है हमारी फैमिलीज के अंदर और ये जो न्यू जनरेशन है उसकी हमारे साथ जो है वो राबता बहुत कम है। यानी कि पेरेंट्स के साथ न्यू जनरेशन का राबता या ताल्लुक या वो जो सिलसिला है वो बहुत कम है, क्योंकि वो हमसे थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं और हम उनको फोकस नहीं करते या हम उनको अपने अंदर उस फेलोशिप में नहीं लाते। बाज पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, यानी उर्दू में बात करते हैं, और जब हम उर्दू में बात करते हैं तो डेफिनेटली वो बातें सीखते हैं। और जब हम खुद देखते हैं अपने मुल्क के हालात और अपने मुल्क के जो हमारी जो क्रिश्चियन या और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके साथ एक बुरा सलूक नहीं होता, इमोशनली वो उनकी परसिक्यूशन होती है, फिजिकली परसिक्यूशन होती है, और इसके अलावा और भी भाई इकोनॉमिकली भी हम अपना कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि हम यहाँ रहते हुए हम अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दें, कोई ऐसी स्किल सिखाएं, उनकी तरफ लाएं कि वो बिजनेस की तरफ आए, ना कि हम अपने बच्चों को छोटे छोटे वही बिजनेस वही कारोबार जॉब्स करें जिससे हम अपना ही सिर्फ पेट पालते हैं। तो मेरी ये जो मेरा पॉइंट है इसमें कि हम फेलोशिप में क्रिश्चियन फेलोशिप रखें, उसमें अपने बच्चों को भेजें। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा जब हम यानी हम जो लोग हैं अभी जो बातें कर रहे हैं, हमारा ये कंसर्न है, हमारी ये फिक्र है, परेशानी है कि जब हम चले जाएंगे तो अगली जनरेशन जो है वो हमें पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तान में जो मसीही रहते हैं उसके बारे में वो बिल्कुल नाबल्द होंगे, उनके बारे में वो बिल्कुल जानते नहीं होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी नौजवान नस्ल को फोकस करें, जैसे इमरान साहब ने वो सादिक खान का एक एग्जांपल दी, या और भी हमारे मसीही लोग जो हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कारोबार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने बच्चों पर फोकस करना चाहिए और फेलोशिप, मसीही फेलोशिप में बच्चों को लेके आना चाहिए ताकि बच्चे हमारे, और लैंग्वेज का दूसरा मेरा पॉइंट जो है वो लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज, खा वो उर्दू हो पंजाबी हो, हमारी जुबान जो है वो आनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं चूंकि 11-12 साल कोरिया में रहा हूँ, साउथ कोरिया में, तो मेरे बच्ची जो बड़ी बेटी है वो उर्दू, कोरियन, इंग्लिश और अभी वो स्पेनिश सीख रही है, उसको लैंग्वेज सीखने का वैसे शौक है, लेकिन मैंने उसे जोर दिया कि आप अपनी उर्दू और पंजाबी जुबान को आपको आनी चाहिए। वो शी फील्स इजी टू स्पीक इन कोरियन लैंग्वेज, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है मेरे मुल्क के बारे में, जहाँ मैं पैदा हुआ या जिनका हमारे कंसर्न है या हमारे रिलेटिव रहते हैं, तो उनको उनके बारे में बखूबी पता होना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट था कि हम फेलोशिप में और फिर बच्चों को ऐसी तालीम दें जिससे हम दूसरों की मदद कर सके। थैंक यू सो मच।
जी पादी साहब, बड़ी अच्छी और प्यारी गुफ्तगू आपने की। तो अगले राउंड की तरफ दोबारा आपकी तरफ आएंगे। थैंक यू जी। अभी मैं फिर दोबारा फ्रांस से जो हमारे दोस्त हैं फ्रांसिस जेवियर साहब, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। उन्होंने जैसे बताया कि उनकी गुफ्तगू से हमें पता चला कि फ्रांस में बहुत मुतहर्रक हैं, ख़ास तौर पे मसीहियों में आपस में इत्तेहाद और यगानगत के हवाले से, और फिर पाकिस्तान में उन्होंने बहुत काम किया। तो मेरा सवाल है उनसे, जैसा उन्होंने ये भी बताया कि वो हर साल पाकिस्तान एम्बेसी में एक डिनर का अरेंज करते हैं और उसमें तमाम कम्युनिटीज जो हैं वो शामिल होती हैं। तो मैं इसी हवाले से सवाल करता हूँ, जेवियर साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आपने क्या, जब आप एम्बेसी में हर साल आप प्रोग्राम करते हैं, तो इससे क्या समझते हैं आप, कौन से जो मुस्बत नताइज हैं हमारी कम्युनिटी के लिए वो मिलते हैं हमें? जी, इस सिलसिले में मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है जो मैंने फील किया है कि क्योंकि हम पहले एक चर्च के अंदर डिनर करते थे और वहां हमने एक दफा गालिब इकबाल साहब, गालिबन आप जानते होंगे, एम्बेसडर थे, तो उनको हमने मेहमानी खुसूसी के तौर पे बुलाया। उन्होंने कहा कि आइंदा से आप जो डिनर है ना, आपकी कम्युनिटी का कोई भी प्रोग्राम हो तो आपने पाकिस्तान एम्बेसी में करना है, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी में चूंकि शांज़ेलीज़े पे है, बहुत बड़ा हॉल है, वो किसी जमाने में लियाकत अली खान साहब की वो रहाइश थी जो उन्होंने डोनेट की हुई है पाकिस्तान एम्बेसी की। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे पाकिस्तानी हैं, आप हमारे भाई हैं, तो आप क्यों नहीं पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर करते? मैंने कहा जी ये तो हमारे लिए एक पहली बात है, नई बात है, क्योंकि यहाँ एक रिवाज भी नहीं था। सच बात तो ये है कि डिनर का, तो इसको मैंने ही स्टार्ट किया था, काफी साल हुए, पहले साल में ही तकरीबन। उसके बाद मार्क सैमुअल साहब, शायद आप जानते हो, लुक्समबर्ग में थे, वो हमारे पहले चीफ गेस्ट थे। तो उसके बाद जब पाकिस्तान एम्बेसी में हमने शुरू किया तो हमने फील किया कि इसका मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं कि दूसरे डिनर के बाद पाकिस्तान एम्बेसी के जो मुस्लिम मुलाजिम थे उन्होंने कहा कि यार साढ़े बच्चों ने तुसी की कर देता। मैं कहा जी क्यों है? कहते यार अब वो ईदों का काम इंतजार करते हैं, क्रिसमस डिनर का ज्यादा इंतजार करते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई कब क्रिसमस डिनर होना है, हमने वहां पे जाना है। तो कहता है वो आप ईदें भूलते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो क्रिसमस डिनर का खास किस्म का माहौल होता है ना, जो बच्चों को गिफ्ट देना, केक काटना और प्रोग्राम्स और सारा कुछ, तो ये मेरे ख्याल में काफी इस चीज की कमी है दूसरी कम्युनिटी में। तो हम जो इस तरह सेलिब्रेट करते हैं, खासतौर पे उस जमाने में या उस टाइम में जो पूरा पेरिस है एक दुल्हन की तरह सजा होता है, तो वो भी एक बहुत देखने वाला होता है। तो बच्चे यहाँ के देख के खुद हैरान होते हैं कि अच्छा ये क्रिसमस डिनर है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम दोस्तों को क्रिसमस के बारे में आगाही नहीं थी, उसके बाद ईस्टर के बारे में कोई आगाही नहीं थी कि ये क्यों ये लोग ये ईदें सारी मनाते हैं। तो उसके बारे में हमने छोटे छोटे पॉइंट से उनको एक्सप्लेन करना शुरू किया कि भाई, और वो समझ गए इस बात को, और उसकी बड़ी हमें खुशी हुई। फिर गीत थे, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पहली दफा ये देखा कि भाई ये लोग इस तरह अपनी इबादत भी करते हैं। तो उसमें हमने मुस्लिम कम्युनिटी में से, जो मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि मुस्लिम ममालिक में से एक दो पादरी हमारे पास यहाँ पे पास्टर्स थे जो अरबिक हैं, उनको हमने मौका दिया, वो आए। फिर लोगों को इस तरह और पता चला कि भाई यहाँ पे तो अरबी कम्युनिटी जो है वो भी क्रिश्चियन है। हम तो ये समझ रहे थे कि अरबी सारे के सारे मुसलमान ही होते हैं, ये हमें एक बहुत फायदा। उसके बाद सिंध से हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, उनको हमने दावत दी, वो भी आए हमारी डिनर में, बहुत ज्यादा हमने एंजॉय किया। तो मैं समझता हूँ कि हम अपने तौर पे थोड़ा सा जो हिस्सा है ना वो डाल डाल के ना हमने बहुत सारा लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि पेरिस की हद तक हमको ज्यादा क्रिश्चियन नहीं है यहाँ पे। अगर आप, मेरे पास जिन लोगों की लिस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा 400 और 450 के दरमियान है। 450 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है 50 क्रिश्चियन जो हैं वो मेरी लिस्ट में नहीं हो सकते हैं, वो बाहर दूसरे इलाकों में होंगे या वो हमारे रिज्यूम में नहीं है। तो वो इस तरह ये कि हमारा एक इकट्ठ बन गया बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे शौक भी था शुरू से, और मैंने एक लिस्ट तैयार की क्रिश्चियंस के बारे में। हमने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे हैं। सबसे बड़ी बात यह हुई कि हमें पाकिस्तान एम्बेसी ने कहा कि हम आपका सारा खर्चा करेंगे, भले 20,000 यूरो खर्च हो। तो पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स वाले हैं उन्होंने फिर
अगर नहीं डिनर का कोई प्रोग्राम बन सका, क्योंकि एक दफा ऐसा हुआ कि 16 दिसंबर को ही वो पाकिस्तान में एक हादसा हो गया था जिसमें बहुत सारे बच्चे वो स्कूल में मारे गए थे, तो जी जी उन्हीं डेट के दाएं बाएं हमारा डिनर था। तो उन्होंने कहा जी ये तो अब क्या हो गया, तो लेकिन ये है कि हमने मुकम्मल तौर पे उनका साथ दिया, उन्होंने हमारा मुकम्मल तौर पे साथ दिया कि ना डिनर कैंसिल होगा और ना ये किसी हवाले से खराब होगा। और अच्छा, बहुत मैं यहाँ से मैं थोड़ी सी कथा कलामी जी जी करूंगा। बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, और ये गालबन जो आपने शुरू में बताया था कि आप कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है, खास तौर पर मसीही, उनका आपस में इत्तेहाद हो। एक ये भी तरीका है कि सब मसीही वहाँ इकट्ठे होते हैं और दूसरी कम्युनिटीज भी इकट्ठी होती हैं। तो कभी आप का जाहिर है एम्बेसी में आना जाना है पाकिस्तान की, जी जी तो कभी पाकिस्तान के जो मसीही हैं, जो उनके मसाइल हैं, कभी उसके हवाले से भी उन्होंने आपसे कुछ जानने की कोशिश की, या कभी आपने उनको कुछ बताने की कोशिश की? हमारा पहला टारगेट जो है वो यही होता है, और हर दफा ये हुआ कि जब हम बोले उस पे इंटरनेट पे, वो यूट्यूब पे हमारी वो पड़ी हुई तकरीरें जो हमने वहां पे एम्बेसी के अंदर की उस हवाले से आसिया बीबी के बारे में, और उसके बाद ये हुआ कि यहाँ के जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी उन्होंने बाइकाट कर दिया, मुझ पे फतवा लग गया। फिर कुछ देर तक, 2 महीने तक मुझे सिक्योरिटी मिलती रही। उन्होंने कहा जी इसने आफिया बीबी का नाम क्यों नहीं लिया, हर दफा जब ये प्रोग्राम होता है ये आसिया बीबी का नाम लेता है, तो ये क्यों ऐसे है, आफिया बीबी का भी तो नाम लेना, वो जो अमेरिका में। मैंने कहा ये देखें, हमें सिर्फ पूरे साल में आप 4 या 5 मिनट देते हैं बोलने के लिए, बाकी साल के सारे 365 दिन या 64 दिन आपके पास होते हैं, आप बोलें। जब हमें मिलेगा तो हम हमारे बच्चे को दर्द होगा, उसे तकलीफ होगी, तो उसका दूध हम खरीदेंगे, वो हमारा दर्द है। पूरे जमाने के बच्चों का दर्द हमारा दर्द नहीं है, हम उनको दूध नहीं दे सकते हैं, सीधी सी बात है। हम बात कर सकते हैं कि लो जी वो अफ्रीका में ये हो गया तो हमारे वो बच्चे हैं तो ऐसा, और ऐसी बात करने में और बात है, लेकिन जो दर्द आपको अपने बच्चे का होता है वो दूसरों के बच्चे का नहीं हो सकता है। तो इसी तरह मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि देखें आफिया बीबी हमारी है, आसिया बीबी सॉरी, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमें राइट है ये बात करने का। हमें आप थोड़ा सा टाइम देते हैं पूरे साल में, तो हम उसकी बात भी ना करें तो फिर किसकी करनी है। लेकिन खैर ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे फ्रांस के हद तक क्रिश्चियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग है आपस में, क्योंकि मैंने उनको इस हवाले से भी शुक्रिया अदा किया कि हम मानते हैं कि कुछ पाकिस्तानी क्रिश्चियंस जो हैं, मुस्लिम जो हैं, वो तौहीन रसालत के केस में क्रिश्चियंस को फंसा देते हैं, ठीक है, या कोई जाती ग्रज निकालते हैं, दैट्स डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन उन लोगों को रिहा करवाने वाले भी तो मुस्लिम हैं, जजेस मुस्लिम हैं, जिन्होंने मौत का सामना किया, गोलियां के, मसलन गुल मसीह के केस में जो जज था उसको मार दिया गया, फिर रहमत सलामत के केस में उसके बाद जो 1-2 केस हुए, एक जज को लाहौर में भी मार दिया गया, वकीलों को ऐसा थ्रेट हुआ। तो हमें उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें सिर्फ नेगेटिव पहलू नहीं देखना चाहिए। उन्हीं लोगों ने हमारे लिए केस लिए, उन्हीं लोगों ने जीते, और वो लोग आज सुकून से बाहर की दुनिया में बैठे हुए हैं। तो इस तरह यह है कि काफी मुस्लिम क्रिश्चियन जो डायलॉग है ना, वो हमारे यहाँ बहुत हेल्दी पोजीशन में चलता है। ऐसा नहीं होता है कि हम एक दूसरे के गले पड़ते हैं, एजुकेटेड कम्युनिटी है, और जो एजुकेशन रखने वाला आदमी है हमेशा उसके पास रास्ता होता है। तो इस तरह ये काफी हमारी कम्युनिटी में ये फर्क आया है, इस तरह देखने में कि हम लोगों ने इस तरह से कोशिश किया उनको बताने की, सिखाने की, कि सिर्फ चंद एतराजात करने से, पिछले 2000 साल से, ये 1600 साल से ये एतराजात चल रहे हैं कि जी ये बदल गया है, आप यूं बोलते हैं मसीह खुदावंद को, ये करते हैं वो करते हैं। मैं कहा ये कभी नहीं हल होंगे, अगर पिछले 2000 साल से नहीं हो सके तो इनको रहने दें, इनको एक साइड पे रखें। जो हमारे यहाँ मुश्तरका चीजें हैं हम उनको लेके तो आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हमें कॉमन है। चलें, ठीक है जी जी, आपने बड़ी मालूमाती बातें की हैं और हमें बड़ा कुछ आपसे जानने का मौका मिला, बाकी दोस्तों को भी, और जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी फ्रांस के हवाले से। और ये जाहिर है ये जो आप प्रोग्राम करते हैं क्रिसमस का, ये भी हमारे लिए नई बात थी, मेरे लिए कम से कम नई बात थी, मुझे इसका इल्म नहीं था। तो खूबसूरत बात यह है कि हम जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी हैं,
हम में शऊर आता जा रहा है, हमने सोचना शुरू कर दिया है और उस पे चाहे थोड़ा कदम हम उठाते हैं, आहिस्ता चलते हैं, हमने चलना शुरू कर दिया है और ये उसी का नतीजा है। पहले कहाँ हम बैसियां कहाँ हमें लिफ्ट कराती थी, अब वो खुद बुलाते हैं। ये गुड, अच्छी बात है। तो मैं आज चलता हूँ अपने दूसरे मेहमान की तरफ, इमरान जोसेफ साहब। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इमरान साहिब जी आवाज आ रही है आपकी? जी इमरान साहब, अभी आपने सारी गुफ्तगू सुनी फ्रांस के हवाले से। आप यूके में बहुत मुतहर्रिक हैं, जैसा कि आपकी तंजीम है इंटरनेशनल क्रिश्चियन काउंसिल, ये बैनुल-अक़वामी सतह पर जानी पहचानी जाती है। सर अभी जो गुफ्तगू पहले हुई आपके साथ, आपने कहा कि हमारी शनाख्त नहीं है, तो जरा इस हवाले से बताएं कि इससे आपकी क्या मुराद है। तो अगर शनाख्त नहीं है तो फिर शनाख्त हमें कैसे बनानी है अपनी, क्योंकि वक्त जो है वो तो बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है। जी सर। जैसे मेरे बाद एक पाल साहब बोले थे, उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों को हमें बताना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हमारी ज़ुबान जो है, जैसे उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी बच्ची को, हालांकि वो कोरियन फ्लुएंटली वो बोलती है, लेकिन फिर भी उन्होंने जोर दिया कि वो उर्दू में बात करे। तो ये एक तरीका है हमारी पहचान बनाने का कि हमारी अपनी ज़ुबान, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको हमारी ज़ुबान का पता हो, नंबर 1। नंबर 2, उनको हमारे इश्यूज जो हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ से भी हम आए हैं, वहाँ पर क्रिश्चियंस के इश्यूज क्या हैं और यहाँ पर हम कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। ये है एक तरीका पहचान बनाने का। तो उर्दू ज़ुबान जो है और हमारे जो अवेयरनेस है हमारी प्रॉब्लम्स की, ये एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है हमें अपनी पहचान बनाने का। क्योंकि होता ये है कि जब हम गोरों में बैठते हैं तो वो हमें पाकिस्तानी मुस्लिम अस्यूम करते हैं, और जब हम मुसलमानों में बैठते हैं तो वो हमें क्रिश्चियन की निगाह से देखते हैं। तो हम दोनों कम्युनिटीज में हाफ एंड हाफ के तौर पर पेश होते हैं, क्योंकि वहाँ पर और यही तरीका हमारी पहचान बनाने का, अपनी उर्दू ज़ुबान हो। हमारे प्रॉब्लम जो है, जब तक हम उनको हाईलाइट नहीं करेंगे प्रॉपरली एक अच्छे फोरम पर या एक अच्छे तरीके से, तो ये एक हमारा तरीका है पहचान बनाने का। और एक दूसरी जो चीज़, जैसे कि आपने कहा कौन सी पहचान और कैसे बनानी चाहिए, एक तरीका जो है वो पहचान बनाने का, वो ये है हमारा रहना सहना। अब यहाँ पर देखा हम के जो दूसरी कम्युनिटीज जो प्रोटेस्ट कैसे करती हैं, कि देखा है कि वो किस तरीके से वो यहाँ पर 1-2 प्रोटेस्ट हुए थे कि जिसमें काफ़ी पुलिस वाला इन्वॉल्व हुई और मुकदमा चले इवन। तो ये एक तरीका कि हमारे जो प्रोटेस्ट जो है वो उससे पता चले कि ये पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो कि प्रोटेस्ट तो कर रही है, लेकिन ये पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है। तो ये एक तरीका है हमारी पहचान बनाने का हमें दूसरी लोगों दूसरी कौमों के सामने। तो बाकी जो आपने कहा है कि ऐसे पाकिस्तान में भी हमें पहचान बनानी चाहिए, एक अच्छे हमारे अपने एक तौर तरीके होने चाहिए, जैसे शादियों में या किसी दूसरे अपना कोई भी अपना क्या वो खुशी हो गमी हो, तो हमारी एक अपनी पहचान अलग होनी चाहिए कि हम बेहतर तरीके से अपने आप को एक बेहतर इंसान या एजुकेटेड इंसान के तरीके से हम पेश कर सकें। तो ये तरीका है हमारी पहचान बनाने। मैं चलते चलते मैं जरा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम मिलते हैं दूसरी कम्युनिटीज को भी, ख़ास तौर पे जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं उनकी के साथ भी मेल मुलाकात होती है। मैंने ये देखा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, हमें इस पे सोचना चाहिए। क्योंकि जब हम चर्चिज में जाते हैं तो या किसी कहीं गैदरिंग पे जाते हैं तो हमारी मेजॉरिटी जो बच्चों की है, दूसरे खानदानों के भी जो मसीही बच्चे हैं, वो हार्डली
कोई लफ्ज पंजाबी या उर्दू का जानते होंगे, वो इंग्लिश में ही बात करेंगे, तो यहीं से मैं समझता हूँ इंग्लिश जरूर सीखें, ठीक है, दूसरी जुबानें भी सीखें जो बात, लेकिन जब हम अपने कल्चर से कट जाते हैं तो हमारा एक्चुअल तो जो मसला है वो ये होना चाहिए कि हम यहाँ रह के हमारे जो पीछे जो खानदान है या जो हमारी पीछे कौम है उसके भी दुख दर्द को हम तो समझते हैं, लेकिन हमारे बच्चे तो नहीं समझते क्योंकि हम उनको बताते ही नहीं। पहली बात तो ये कि हम उनको ये कोशिश करते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सीखो, घर में भी उनसे इंग्लिश में बात करते हैं, वो अपनी जुबानें बोलते जाते हैं, जबकि इमरान साहब हमारे जो हैं लोग, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो पख्तून हैं, जो पंजाबी हैं, जो और कौमों से, वो सब अपनी अपनी जुबानें घरों में बोलते हैं और वो जानते हैं, वो लायक भी हैं बच्चे, अपने घरेलू माहौल में वो अपनी जुबानें जानते हैं, बोलते हैं। तो इस पे हमें बहुत ज्यादा सोचो विचार करने की जरूरत है। तो मुख्तसरन इसके बारे में बताएं, क्या ख्याल है आपका, इसका क्या हल होना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं इस मुल्क में रहते हुए, और अनफॉर्चुनेटली किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं अभी तक, क्योंकि हम सिर्फ हमारा इशू जो हम सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन के साथ कौन सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि जुबान जो है ये बहुत ही बड़ा एक सोर्स है, ये हमारा ये हमारी सकाफत है, हमारा ये कल्चर है हमारा। तो इसमें मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी जो चर्चेज हैं वो एक बहुत बड़ा एक रोल जो वो प्ले कर सकते हैं इस मसले में, क्योंकि ये भी देखा गया कि जब हम पाकिस्तानी चर्चेज में जाते हैं जहाँ पे वो कहने को तो उर्दू चर्च है, लेकिन उसमें जो हाफ जो पाजी साहबान जो हैं, हाफ जो है वो इंग्लिश बोलते हैं उसमें। तो मैंने एक दफा बात भी की थी इस सिलसिले में कि हमें जब उर्दू चर्च है तो उसका मतलब ये है कि वो उर्दू चर्च होना चाहिए, ये नहीं कि वो मिक्स चर्च होना चाहिए। चर्चेज जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और दूसरी हमारी जो सोशल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ जहाँ पर भी है, फ्रांस में है, फिनलैंड में है, अमेरिका में है, यहाँ पर है, वो एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। हमारी इंटरनेशनल क्रिश्चियन कौंसिल जो थी, हम एक प्रोग्राम करते थे, फैमिली प्रोग्राम करते थे, फैमिली गैदरिंग का, तो वो चला था तकरीबन 2-3 साल तक वो प्रोग्राम चला था हमारा। तो वो एक हॉल में हम प्रोग्राम करते थे कि सारी फैमिली जो थी, जितने भी इकट्ठे हो सकते थे वो वहां पर इकट्ठे होते थे, खाना वगैरह खाते थे, और जो भी प्रोग्राम होता था उसमें हमारी कोशिश होती कि जो भी उसमें करें वो उर्दू में हो, किसी दूसरी देखिए इंग्लिश जो है वो तो ये नहीं हमें कहना चाहिए कि ये उनको सीखनी चाहिए इंग्लिश, तो ऑटोमेटिकली वो तो सीखेंगे स्कूल से, क्योंकि वो उनकी एजुकेशन है, उनका पार्ट ऑफ एजुकेशन उनका। तो इंग्लिश के बारे में हमें बिल्कुल वरी नहीं करना चाहिए। जो हमारी प्रॉब्लम जो है वो अपनी लैंग्वेज है। आप देखें, जैसे मुझे पता है कि आप वो शेर व शायरी भी करते हैं। अब हमारी आगे अगली नस्लें जो हैं वो कौन सा उर्दू का कोई शेर को जानते होंगे कि शायरी क्या है, वो तो बिल्कुल उनको पता नहीं उनको। और मैंने यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के मेरे साथ काम करते हैं जो लोग, उनके बच्चे जो हैं, इनकी 3rd जनरेशन जो है, मैंने उनको देखा उर्दू बोलते हुए। यहाँ पर अगर थोड़ा टाइम हो तो अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर कश्मीरियों का एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ था। तो उन्होंने क्या कहते कि जो उनकी जो फ्रंट लाइन पे जब प्रोसेशन जो था उनका, तो उसमें तकरीबन इवन बीबीसी ने रिपोर्ट लिखी थी कि तकरीबन 500 जो उनके जो थे जो अगली जो कतारों में थे वो यंगस्टर्स थे उनके, जो यहाँ की नस्लें थी, वो 500 तक बीबीसी ने उनको किया था, उनको कोट किया था उनको, कि इसका मतलब ये हुआ कि वो 500 के बच्चे जो थे वो अपनी जुबान समझते थे, अपना वो अपने कल्चर को जानते थे। और अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, हमारी सबसे ज्यादा जो तादाद होती है, कम तादाद वो हमारे यंगस्टर्स की होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता बेचारों को। अगर कोई हम कोई बात करते हैं अपने इश्यूज की तो वो पता ही नहीं होता उनको ऐसी। और अब एक चीज और भी, चर्चेज में चले जाएं हम, तो चर्चेज में भी हमारे जो अगली जनरेशन जो है उनकी तादाद जो वो कम होती जा रही है। जी जी जी, सब बड़ी मेहरबानी। और इसमें मैं
अपने आपसे दोबारा बात करेंगे। तो अभी मेरे जो चौथे मेहमान हैं फिनलैंड से, वारिस भट्टी साहब। जी वारिस भट्टी साहब। हाँ जी, सेम जी क्वेश्चन। हाँ जी, ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल जो है हाँ जी, ये सामने आया है। इमरान साहब को बहुत अच्छी तरह से सुना और हाँ जी, साहब को भी। तो इसमें हाँ जी, जी मुझे सवाल जरा कर लेने दें। हाँ जी, हाँ जी, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ जी, ठीक। तो मैं सर ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये वाकई मसला है कि इसको हमारे घरों में, हमारे रिश्तेदारों में जो बच्चे हैं वो सारे इंग्लिश जानते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी, पीछे रहने की एक ये भी वजह है। आप चूंकि फिनलैंड में रहते हैं तो आप क्या समझते हैं, जैसा कि मैं देखता हूं कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, खा वो कहीं से भी हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, अरब कंट्री से हैं, वो सबसे पहले प्राइवेट अपने बच्चों को अरबिक और कुरान शरीफ सिखाने के लिए या तो वो मौलवी साहब घर आते हैं, कारी साहब उनके, यहाँ यूके की बात कर रहा हूँ, तो या वो फिर मस्जिद में लेके जाते हैं। तो इस तरह ये होता है कि वो अरबी जुबान जो है और अपने मजहब को भी उसकी असल लैंग्वेज में वो सीखते हैं। तो आप जरा इस सवाल के बारे में बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं जाती तौर पे थोड़ा सा जरा ऊंची बोल। हाँ जी, मैं जाती वॉल्यूम जरा अपना ज्यादा तौर पे अपने बच्चों को मैंने तो अपने बच्चों को उर्दू पंजाबी सिखाई है। बिल्कुल पाकिस्तान से उनके लिए मैं कैदी लेके आया था, वो जो तोता मैना की कहानी और शेख चिली और इस तरह की उर्दू के कहते। और जब ये बिल्कुल छोटे थे मैं इनको बिठा के, तो वो एवरी इवनिंग मैं इनको वो सुनाया करता था। तो इनको ऐसा वो अच्छा लगा कि ये मुझे कहते थे डैडी वो दोबारा फलानी वाली स्टोरी फिर दोबारा करिए। फिर वो पढ़े तो इनको आदत पड़ी। मेरे बच्चों को तो बड़ी अच्छी तरह से आती उर्दू आती, उनकी माँ को पंजाबी नहीं आती, तो समझ तो जाती थोड़ी बहुत। तो इसलिए उर्दू फिर हम लोगों ने, बच्चों को इजी हो, माँ भी उर्दू बोल लेती थी और मैं भी उनके साथ। तो मैंने तो अपना, इसलिए कि मैं तो बहुत प्यार करता हूँ अपनी जुबान से। ये एक असासे कमतरी होती है, लोग समझते हैं जी हफीज और पाकिस्तान से निकल आया तो सानू इत्थों दी लैंग्वेज सीखनी। सॉरी वो असासे कमतरी होती लोगों की। मेरे दोस्त हैं यूके में, वो भी इनके साथ भी यही है। लेकिन हमारी कम्युनिटी फिनलैंड में भी बिल्कुल मैं एग्री हूँ इनके इमरान साहब से भी कि वो इधर भी ऐसे ही है मोस्टली। बहुत सारे इस चीजों को देखते हुए मैंने 2011 में कल्चरल प्रोग्राम शुरू किए थे। हम वो अपनी उर्दू पंजाबी शलवार कमीज देसी कपड़े पहनते, ताकि यहाँ के मेरे बच्चों को भी, इन्होंने नहीं पहनते थे ये शलवार कमीज, तो इन्होंने फिर पहनना शुरू किया। तो इस तरह से दूसरे लोगों ने भी, बच्चों ने कोई ना कोई स्टार्ट करते हैं, तो इसको ये फिर रेगुलर हो गया। एवरी ईयर हम लोग करते। तो अब फिर हम 14 अगस्त को कर रहे, 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे और प्लस हम अपना कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हम लोग, हमारी अपनी भी गलतियां, हम लोग जो थोड़े सीनियर हैं, तो हमारे बच्चे इधर पैदा हुए, उन्होंने तो फिनिश सीखी, उन्होंने हर हाल में सीखी। उनको फिनिश आती, स्वीडिश आती, इंग्लिश आती, ये 3 जुबान तो हर किसी को आती है। ये फ्री ऑफर होती है, तो ये सीखते हैं, ये कंपलसरी है एक तरह। तो आवाज आ रही मेरी आपको? आ रही जी, लेकिन कम है। तो मैं ट्राई किया, मैंने फुल पे किया, पर आई डोंट नो। नहीं, थोड़ा वो माइक अपने जरा पास रख लें। माइक तो मेरे हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो थोड़ा कोशिश करें ऊंची बोलने की। हाँ जी, तो इस तरह से हमने ट्राई की कम्युनिटी को ये करने की। तो अभी शुक्र है खुदा का कि बच्चों को मोस्टली हमारे इधर कुछ एरिया में है, फर्क सिटीज में है हम लोग, तो वो बिल्कुल है वो पंजाब के, लेकिन वो बड़े प्राउड होते जी हमने फिनिश बोलते। मैं बोला मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये लोग तो पंजाबी बोल के तो मुझे ये तनख्वाह नहीं दे रहे ना। मैं भी बोलता हूँ, तो मैंने यहाँ की जुबान, यहाँ की स्टडी मैंने तो जॉब करने के लिए सीखी थी, और मैंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपनी कम्युनिटी को जिंदा रखने के लिए मुझे अपनी जुबान बोलनी है और इनको सिखानी भी है।
तो ये मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। और वो लोग हैं मेरे साथ, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं, कम्युनिटी के बहुत सारे लोग नए भी हैं पुराने भी हैं, और इस तरह से करते हैं। और फिर वो थी कि जो नए हमारे आते हैं लोग, अभी भी तीन लोगों को था इधर प्रॉब्लम, उनको वीजा नहीं दे रहे थे ये लोग, गवर्नमेंट वो कहती है काम ढूंढो फुल टाइम तो फिर हम वीजा देंगे। तो वो अगर वापस चले जाते बेचारे, इधर पढ़ भी लिया उन्होंने 2 साल, किसी ने 3 साल, तो अगर आगे जॉब नहीं है तो उनकी गलती है कि उन्होंने यहाँ की जुबान नहीं सीखी, वो भी सीखनी है, क्योंकि यहाँ फिनलैंड में फिनिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो बिल्कुल फर्क है। तो इंग्लिश की तो यहाँ पे तो 0 स्पोर्ट है। तो उनको फिर जॉब मिल गई, उनको बोला कि सबसे पहले कोई 1-2 कोर्स कर लो, उन्होंने किया। उनको 3 लोगों को उनको वीजे भी मिल गए, तो बहुत ज्यादा खुशी होती। 3 लोगों का मतलब है 3 खानदान, और उनके आगे आने वाली नस्ल या उनकी फैमिली के दूसरे लोग उनको सपोर्ट होती है। ये बहुत बड़ी काम होती है, हम लोग करते इधर। जी जी। तो बाज़ दफा ऐसे भी हालात हुए स्टूडेंट्स के कि हमने उनको जेब से भी दिया, लेकिन उनको अभी जाने तो नहीं दे सकते थे ना। जी हम लोगों ने जी की जी उनकी सपोर्ट इस तरह से जी जी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से भी अपनी कम्युनिटी की मदद करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो कर सकते बड़ी हैं। मेहरबानी। हाँ जी, दोबारा आते हैं आपकी तरफ, जरा दूसरे मेहमानों को भी टाइम दे दें, तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं बशीर आसम गिल साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी, बिल्कुल सही आ रही है आवाज सर। बड़ी अच्छी गुफ्तगू इस हवाले से कि हमें अपने बच्चों को, आप चूंकि उस्ताद भी हैं, आप पादरी भी हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं, आपकी ज्यादा नजर है, और आप एक तंजीम के जो उर्दू की तरवीज के लिए काम करती है उसके रूए रवा भी हैं। तो आप इस हवाले से क्या सुजेस्ट करेंगे कि हमें जो हमारे बच्चों, जो जनरेशन गैप आ रहा है हमारे और हमारे बच्चों के दरमियान, और पादरी साहब आप समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी औलाद को खोते जा रहे हैं अपने आप से, जो मेजॉरिटी है। और हमारे साथ तो 2 मसले हैं ना, एक तो यहाँ पे जो मसाइल हैं वो है हमारे साथ, और दूसरे मसाइल हमारी अपनी जो कौम है पाकिस्तान में, उसके साथ जो वाबस्ता है। हम उनसे भी अपना तल्लक जो है वो खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो जुबान के हवाले से बात हुई है, तो बच्चों को अपने साथ जुड़ा रहने के लिए, जुड़ा रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारी जुबान है, पंजाबी है, उर्दू है, कम से कम उन्हें बोलनी आनी चाहिए, और अगर बेहतर हो लिखनी भी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए। इसके लिए सर आपके पास क्या तजवीज़ है? हाँ जी, मैं तो जैसे दोस्त फरमा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जो कौमें अपनी असल से हट जाती हैं वो नाकाम भी होती हैं, और फिर उनके अंदर भी गैप आ जाती है। जैसे आपने अभी फरमाया कि जनरेशन में हमारी गैप आ रहा है, तो मैंने नॉटिंघम में और दूसरे दोस्तों से मिला हूँ, और अक्सर जो है हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कोशिश करते हैं। तो ये तो मैं कहता हूँ कि ये कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी सोच रहा था कि ये तहजीब जो है यहाँ पे रहते हुए, हम लिबास और ये जुबान और ये सारी बातें यहाँ से सीख सकते हैं हमारे बच्चे, लेकिन हमारी जो वो असल से हमारी जो वो जो है उससे हम पीछे हट जाएंगे। तो इसके लिए जो मेरी सजेशन है या मेरी जो रिक्वेस्ट है अपने वालिदैन से, अपने जो हमारे दोस्त हैं जिनके बच्चे हैं, तो वो जरा थोड़ा सा इसको, जैसे अभी एक दोस्त फरमा रहे थे कि हमारे मुस्लिम भाई जो है, आप भी फरमा रहे थे कि हमारे दो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो वो अपने बच्चों को अरबिक पढ़ाते हैं, कुरान पाक पढ़ाते हैं। हमें भी कुछ ऐसा सिलसिला शुरू करना चाहिए। मैंने देखा है, मैंने फेलोशिप हमने शुरू की थी इधर नॉटिंघम में, तो उसमें भी जो हमारे बच्चे थे वो बिल्कुल सेपरेट थे। हमारे जो बच्चे थे वो बिल्कुल सेपरेट, वो लैंग्वेज इंग्लिश बोल रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि ये इन बच्चों के लिए हमें चाहिए कि हम इंग्लिश में इनको प्रीच करें। मैंने कहा मेरी बात सुने, बिल्कुल ठीक है बात, इनको ये उर्दू वाली भी प्रीचिंग और पंजाबी की भी प्रीचिंग सुनने दें, ताकि ये लोग अपनी उनको समझें। क्योंकि अगर ये पीछे हट गए, और जो हमारे वहां पे हमारी कौम है, पाकिस्तान में, इंडिया में है, तो वो बिल्कुल ही उनसे वो बात ही नहीं करते। हम बिल्कुल उनसे बहुत बड़ा गैप पड़ जाएगा, और वो गैप को फिल करना टाइम लगेगा। तो ये जो तहजीब है ना,
ये तो हमें आ जाएगी। किसी ने क्या खूब फरमाया है कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो ये जो तालीम है ये तो डेफिनेटली इससे हम बहुत ज्यादा जो है वो तहजीब इससे कम सीखते हैं। अब पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा बदतहजीब है, मैं ये सॉरी टू से दिस, लेकिन ये सिलसिला जो है वो तहजीब जो है ये बहुत जरूरी है। और तहजीब हमारी जो है, तहजीब हमारा रहना सहना, हमारा तमद्दन, हमारा वो कल्चर, हमारी अकदार जो है, माशरती अकदार जो पाकिस्तान की है, वो हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो जरूर सीखें ये बातें। मैं उससे मतलब उस हकीकत से इनकार नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें अपने बच्चों को वो अकदार जो है, जो हमारे सोशल सेटअप है, उसको समझना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जो है वो ऐसी किसी दूसरी गलाजत में या ऐसी बातों में ना पड़े। मैं किसी माशरे को बुरा नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि हम अपने माशरे की जो हमारी अच्छी बातें हैं, जो अकदार हैं, वो कदरें जो हैं वो अपने बच्चों के अंदर उनको लाएं, ताकि बच्चे जो है वो हमारे उन पेरेंट्स के साथ, उन लोगों के साथ जुड़े रहें जो हमारे बाकी पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं, और वो जाने, जैसे इमरान साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, सब दोस्त जो है वो, तो वारिस साहब ने भी जैसे वो कह रहे थे कि मैंने वो पढ़ाया अपने बच्चों को, तो ये मेरे लिए ये है कि हम बच्चों के लिए वो फेलोशिप में भी फोर्स करें बच्चों को। इसमें पाजी साहब बातचीत मजमुई, जैसे आप यूके में हैं, तो आपका क्या पैगाम होगा कि हमें जो बातचीत कौम, मसीही कौम, हमें वो कौन से स्टेप लेने चाहिए, वो कौन से कदम उठाने चाहिए कि अभी जो नुकसान हो चुका है, हमारी जो नस्ल यहाँ पे परवान चढ़ रही है, तो उसको उस नुकसान से कैसे रोका जाए। मैं चलते चलते एक बात करूं कि जब मेरा बचपन था, शायद आपने भी देखा हो कि हम मिशन स्कूलों से पढ़े हुए हैं, तो इसके अलावा भी चर्चिज में जो संडे स्कूल होता था, तो जो ज़बूर हमने सीखे हुए हैं, जो आयात हमने रटी हुई हैं, ये उसी दौर का नतीजा है। तो हमें दुआ सिखाई जाती थी कैसे करनी है, खाने की दुआ, फिर ज़बूर जनाब गाए जाते थे, फिर और कहानियां बाइबल से, अंजील से सिखाई जाती। तो वो यहाँ तो नहीं ऐसा होता, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी खत्म हो गया है। तो बतौर एक मजहबी रहनुमा और उस्ताद के आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि कम से कम यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने पहले अर्ज की कि हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे इस तहजीब से हैं और वो बड़े जो अभी इस यहीं पे पैदा हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बेसिक है अभी, जो हम जो कर सकते हैं, जो जिनके पास अभी ताकत कुछ है, पेरेंट्स कैन डू दिस, दे कैन प्ले अ वाइटल रोल। वो एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि बच्चों को, वो बच्चे जो हमारे अंडर हैं, हम उनको कुछ कह सकते हैं। कि अभी मैंने 2-4 दिन पहले हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था, और उसके ऊपर भी है, यूट्यूब के ऊपर भी, कि वही के जो अब पाकिस्तान में जो हमारे पादरी साहबान है, या जहां जो हमारे पादरी साहबान है, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा, हमें भी वो वेस्टर्नाइजेशन जो है, वो थोड़ा सा हम अपनी असल से, अपने उस मुल्क से, अपने उस सोसाइटी से थोड़ा सा पीछे हटते जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि शायद ये करने से हम ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, या मतलब हम ज्यादा अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं इंग्लिश के लफ्ज बोल के। तो मैं समझता हूँ, जो मेरा जो सजेशन जो है, जैसे आपका सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि पादरी साहबान और हमारे जो पाकिस्तानी टीचर्स हैं वो, और जो पेरेंट्स हैं, ये 3-4 यूनिट अगर यूनाइट हो जाए, जिसकी कमी है हमारे अंदर, अगर यूनिटी हो जाए, और एक जैसे हम स्वाजी में जो हम 5-10 लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं, हम लोग इकट्ठे मिलकर अपने बाल बच्चों को इकट्ठे मिलाएं, बिठाएं एक जगह पे, या जैसे नोटिंगम में लोग हैं, आप जैसे एल्फर्ड में रहती हैं, या आई डोंट नो वेयर यू लिव, बट एनीवे वेयर एवर यू आर, जहां भी आप रहते हैं, आप उस जगह के लोगों को इकट्ठा करें, उस जगह के लोगों को, पादरी साहबान जो है, जो अभी चले, वो तो बातें मजहबी हो जाती हैं, बाज़ का जो है वो सिर्फ अपने जॉब के लिए काम करते हैं, शायद उनके अंदर वो पैशन नहीं है। बीइंग पास्टर मैं ये कह रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूं इस स्टेटमेंट पे, तो वो सिर्फ ये इससे आगे बढ़ते नहीं है, जो उनका काम होता है नहीं, उस पर फोकस नहीं करते, जो काम वो नहीं करना चाहिए उनको, वो करते हैं। तो ये सिलसिला जो है, ये नहीं होना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए, जो हमारे उस एरिया में जो फैमिलीज हमारी हैं,
उनको गेट टुगेदर करें, उनको यूनाइट करें, उनको अपनी अकदार बताएं, अपनी तहजीब बताएं, अपनी तमद्दन बताएं, अपने रहने सहने का तरीका बताएं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से हम ये सिलसिले जो ऐसी बातें तो हम कर सकते हैं आवर्स एंड आवर्स, हम ये प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है प्रोग्राम ये, क्योंकि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर बातें ये नहीं होंगी तो फिर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये, हाँ जी, थैंक यू सो मच। हमें बोलना चाहिए, बताना चाहिए, जी जी, सोचना चाहिए, अपने मसाइल पे बात करनी चाहिए। ये आफ्ताब भाई ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, यानी ये देखें कि ये गुफ्तगू से एक बहुत बड़ा मसला सामने आया। बहुत शुक्रिया। अभी हम अपने जो प्रोग्राम है इसके आखिरी सेशन की तरफ हैं और इसमें मैं 1 बाय 1 पूछूंगा। ये 2 से 3 मिनट तक आपके पास टाइम होगा और इसमें सुजेशंस हैं, अपने कमेंट्स आप देंगे और कोई मैसेज होगा उसके पूरे प्रोग्राम के बारे में, तो वो आप बता सकते हैं। तो मैं सबसे पहले फ्रांसिस जेवियर साहब की तरफ जाता हूँ, फ्रांस से। जी फ्रांसिस भाई। सॉरी सर, अगर किसी का दिल ना दुखे तो मैं 2 बातें करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो यह है कि कल्चर हमेशा जो मजहब होता है ना उस पे हावी हो जाता है। उसके बाद मजहब जो है ना वो हमेशा गुर्बत में पनपता है। और उसके बाद मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा और वो ये है कि फ्रांस में जब शुरू में हम आए तो इन लोगों ने कहा जी यहाँ पे फ्रेंच उर्दू चर्च होना चाहिए जी, पंजाबी चर्च होना चाहिए। हमने कोशिश की तो हम जो कार्डिनल साहब है, जो बिशप के नुमाइंदा थे, उन्होंने टाइम दिया, वो हमें मिलने के लिए खुद आए, ना कि हम उनके पास गए। और वहां हम बैठे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने यहाँ रहना है या चले जाना है। मैंने कहा जी इधर ही रहना है। बच्चों ने इधर रहना है या चले जाना है अपने मुल्क में वापस? जी इधर ही रहना है। उन्होंने कहा ठीक है, आप बजाय इसके कि आप चाहते हैं कि उर्दू चर्च करें, पंजाबी चर्च करें, आप क्यों नहीं फ्रेंच चर्च में आते? आप अपने आप को इंटीग्रेट करें हमारे साथ, हम लोगों के साथ। आपके बच्चों ने, आपकी औलाद ने जब इधर ही रहना है, आप लोगों ने भी इधर ही रहना है, तो आप इंटीग्रेशन में आए, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप बजिद हैं कि आपने एक उर्दू चर्च बनाना है, तो ये हमारा चर्च है, इसमें 50-100 की गैदरिंग, 300 तक गैदरिंग हमें दे दें, हम आपको चाबी दे दिया करेंगे, सारा म्यूजिक पड़ा हुआ है, आप इंजॉय करें, चर्च करें उर्दू में। जब हम देखेंगे कि आपकी तादाद ठीक है तो हम पाकिस्तान से या इंडिया से उर्दू स्पीकिंग किसी प्रीस्ट को हम यहाँ पे परमानेंट अपॉइंट कर देंगे। हम उसकी आज तक जो है वो क्या कह सकते हैं कि गैदरिंग पूरी नहीं कर सके हैं। इस बात को गालबन 22 साल हो रहे हैं, 22-24 साल हो रहे हैं। एक तो ये बात है, इसलिए कोशिश करें कि अब ये जो, मैं नहीं समझता कि हमारे बच्चों ने ज़बूर गाने हैं। अगर आप समझते हैं कि कल कलां को आपके बच्चों ने ज़बूर गाने, मैं ज़बूरों के खिलाफ नहीं, आई एम सॉरी, इसको गलत मानो में ना लिया जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि कुछ इंटरनेशनल लेवल की को बात जो है उसको किया जाए। हम बिल्कुल बहुत माइनर सी जो बातें हैं उन पे आगे हुए हैं कि जी हमारी फैमिली को यूं होना चाहिए, हमारे बच्चे उर्दू सीखते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ये करते बोलते हैं। ये तो उन्होंने करना ही करना है। कब तक करेंगे? जमाना इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि आप देखें कि इंग्लैंड के अंदर एक सल्तनत बन चुकी है। उनका अपना शरई लॉ है, अपने शरई कानून है, अपनी उनकी अदालतें हैं, वही सब फैसले करते हैं। हम इस तरफ तो आ नहीं रहे हैं जो करने वाली बातें हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो जो मिनिस्टर लेवल तक, जो ओवरसीज मिनिस्टर है, जो सिलेक्टेड था आदमी। जी 1 मिनट बाकी है आपके पास, ये आखिरी राउंड है, इसमें 3 मिनट मैंने अर्ज की थी ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। 1 मिनट और है आपके पास। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश, जितनी भी माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज हैं ओवरसीज, वो कोशिश करके हम अपना क्रिश्चियन मिनिस्टर जो है, इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड मिनिस्टर जो है, उसको हम अपॉइंट करवाने की कोशिश करें कि वो हमारे मसाइल जो है वहां तक लेके जाए, वो वहां पे पेश करे, बजाय इसके। फिर उसके बाद तस्कीन साहब एक दफा आए थे यहाँ पेरिस में इंटरव्यू की गरज से, तो मैंने उन्हें कहा था कि हम बिल्कुल माइनर सी चीज है कि हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में है क्रिश्चियन, उनके हम राते क्यों नहीं इकट्ठे करते एक जगह पे, ताकि हमने कोई प्रोटेस्ट करना है या कोई भी काम करना तो हम एक दिन एक टाइम में करें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हम यहाँ ये तो करने के लिए तैयार नहीं कि हम अपने ईमेल ही किसी को दे दे कि ठीक है जी ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ये है, तो हम एक टाइम में सारा जो एहतजाज करेंगे, ताकि किसी को पता चले कि हाँ भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी ने ये कुछ किया है। आज आईफिल टावर पे, आज पार्लियामेंट के सामने, यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने है।
लेकिन हम बिल्कुल उर्दू और पंजाबी के सिलसिले में आगे। आई एम सॉरी अगर किसी का दिल दुखा तो। जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की। एक्चुअली हमने ओवरऑल तमाम मसाइल पे और तमाम पहलू पे बात की है, इसमें सिर्फ हमने उर्दू की नहीं बात की। ये एक मामले की निशानदेही हुई थी। अगर आप नहीं चाहते आपकी फैमिली का पीछे पाकिस्तानी को कल्चर से कोई ताल्लुक वास्ता या रिश्तेदारों से रहे, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चे घर में पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, वो आपस में इंग्लिश में भी बात करते हैं, लेकिन झगड़ते पंजाबी में है। तो पंजाबी में ज्यादा मजा आता। मेरी नस्लें सर, मेरा नस्ल दर 6-7 नस्लों से मैं पंजाबी हूँ, मुझे अपने पंजाबी होने पे फख्र है। और मैं दूसरी एक बात ये अर्ज करता चलूं कि सर पाकिस्तान की मिट्टी जो है वो मेरी मिट्टी है, मैं उससे क्यों दस्तबरदार हो जाऊं परसिक्यूशन की वजह से या किसी और तबके के प्रेशर की वजह से नहीं, वो मेरी जगह रहेगी। मैं ब्रिटिश भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, ड्यूल नेशनलिटी है मेरे पास। जी सर, इमरान जोसेफ साहब, सर आप क्या कहेंगे इसके बारे में जो अभी डिस्कशन चल रही थी? तो 2 से 3 मिनट है हमारे पास, आपके पास इमरान साहिब। इमरान भाई, आवाज आ रही मेरी? आपका? जी जी। अच्छा, तो सर अभी आपने डिस्कशन सुनी, 3 मिनट के अंदर अंदर आपने ये जो पहले साहब बोले हैं उनका अपना एक ओपिनियन है, और हर ओपिनियन को जो उसका एहतराम करना चाहिए। इसको किसी आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए हमें। जहाँ तक ताल्लुक इन्होंने कहा है कि अपना क्या कल्चर जो होता है वो हमेशा डोमिनेंट रहता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज और कहता हूँ कि अंग्रेजों ने 200 साल तक इंडिया पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन वो हमारे कल्चर के ज़ेरे साया नहीं आए। उनका कल्चर उन्होंने अपना रखा, उन्होंने वहां पर। एनीवे, इसको हम पीछे रखें इस बात को। जहाँ तक इश्यूज के हैं, इश्यूज हम चाहे वो पाकिस्तान में हो या चाहे हमारे यहाँ पर हो, जब तक हम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इकट्ठा होकर नहीं बैठेंगी, हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, हमारी एक सोच नहीं बनेगी। क्योंकि हम इससे होता ये है कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी सोच भी अलग अलग है। और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कोई बनाएं जहां पर हम तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इकट्ठा होकर बैठें, सोचें अपने जो हमारे इश्यूज हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे यहाँ पर हों। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना क्रिश्चियन इंटरनेशनल काउंसिल जो है, हमारी ये पूरी कोशिश है कि हम यूरोप के में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको किसी ना किसी तरीके से किसी एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए, ताकि हम बेहतर तरीके से एक आवाज बनकर अपने इश्यूज को, चाहे वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज हो, चाहे वो ब्रिटिश या यूरोपियन किसी मुल्क की कोई अथॉरिटी हो, जो भी हमारे इश्यूज हैं वो हम एक आवाज बनकर अपने इश्यूज को हम एड्रेस करें। ये एक हमारा ये बहुत बड़ा हमारा ये एक एजेंडा है हमारा। और दूसरा जो है कि हम जो पाकिस्तान में जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें कोशिश करना चाहिए सब ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर कि हम जो हमारे साथ जो सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस जो हो रही है पाकिस्तान में, उसको रोकने के लिए हमें वहाँ की पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की उनमें हमें इंटीग्रेट होना चाहिए। और उनके साथ मिलकर जो मुस्लिम जो पॉलिटिशियन जो है, खास तौर पर जो एक मॉडरेट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनके साथ मिलकर हमें अपने पाकिस्तान के इश्यूज जो हैं उनको हल करना चाहिए, लेकिन एक आवाज होकर। इसी तरह यहाँ पर भी जो भी हमारे इश्यूज हैं, जैसे भाई ने कहा कि उर्दू हमारा एक माइनर है, लेकिन ठीक है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन ये हमारे लिए एक माइनर इश्यूज नहीं है। अगर मेरे पास सिर्फ 1 मिनट मुझे मिल जाए, यहाँ पर कुछ 2 साल पहले एक मुस्लिम लड़की थी, सबसे कम उम्र लड़की, जिसको कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था। तो उस लड़की ने जब
उसको पहले उसने एक रेस्टोरेंट में काफी मुसलमान वहां पे इकट्ठे हुए हॉल में, तो उसने अपनी पूरी तकरीर जो थी उर्दू में की थी, एंड और शी वाज अ ब्रिटिश बोर्न पाकिस्तानी मुस्लिम। उसने एक लफ्ज जो था वो इंग्लिश में नहीं बोला, सिर्फ वो जो जो जिनकी कोई नई ट्रांसलेशन थी वो बोले, लेकिन उसने अपनी पूरी, वो 18 साल की लड़की ने पूरी अपनी जुबान में उसने उर्दू में उसने बात की। यहाँ पे वो क्या थी, वारसी, क्या नाम था, जो हमारे सैदा वारसी, वो टीवी पे हामिद मीर ने उनका इंटरव्यू किया, तो हामिद मीर बड़ी कोशिश से वो उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे, सॉरी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको हर सवाल का जवाब वो उर्दू में दे रही थी। प्रीति पटेल हमारी यहाँ की जो होम मिनिस्टर है, जब अपनी कम्युनिटीज में जाती है तो वो फ्लुएंटली शी स्पीक पंजाबी। तो ये हमें ये हमारा छोटा इशू नहीं है। हो सकता है हमारे किसी भाई के लिए छोटा इशू हो, ठीक है, फिनलैंड में या किसी और कंट्री में, चूंकि हमारी कम्युनिटी का काम है, लेकिन बहरहाल ये उनका एक अपना ओपिनियन है, एंड वी रिस्पेक्ट अदर्स। जी बहुत बिल्कुल, बहुत मेहरबानी इमरान भाई, ये अपना अपना व्यू है और हम अपनी बात करने के लिए आज़ाद हैं, सब बहुत अच्छा। और ये मुख्तलिफ पहलू जो है वो सामने आ रहे हैं, तो ये बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये इस किस्म के जो मीटिंग्स हैं ये टीवी पे, जूम पे ये होती रहनी चाहिए। इस तरह एक दूसरे के ख्यालात जानने का मौका मिलता है। मेरे अगले मेहमान जो मैं उनकी तरफ जाऊंगा, वारिस भट्टी साहब फिनलैंड से। वारिस साहब जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? वारिस भाई जी बिल्कुल आ रही है। मैं जी सर, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर आपने अपनी बात कोशिश करूंगा। मेरे मिनट बड़ी खेती खत्म होते। कमाल है, आप वो सेकंड की सुई तो नहीं देख रहे? पता नहीं सर, मेरे ख्याल है कि वास्तव में तो ज्यादा मोहब्बत है, तो ਜਿਹੜੀ ना तो मिनट्स को तेज कर देंगे में। अच्छा इमरान साहब, मुझे आपकी गुफ्तगू बहुत पसंद आई, थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त कहा आपने। और ये जो है ना, मैं एक बात कहता हूँ, मैंने यहाँ भी एक दो लोगों से मेरी बहस हुई, तो एक लेडी थी खास तौर पे, तो मैंने बोला कि तुसी ना बोलो पंजाबी पर तुहाड़ियां हड्डियां बोलन। अज मंजो दाड़ो वेख लो, जिथे भी हजारां साल पुराने वो लभ लेंदे, डीएनए तुहाड़ा बोलेगा मैं ते पई पंजाब दी सी, बोल लिया फिनिश, जिन्नी मर्जी बोला सी बोलदे। मैनूं 7 ज़बानां आउंदियां पर मैनूं स्वाद पंजाबी च आउंदा बोल। तो ये अपने आप को करो, स्ट्रॉन्ग करो। हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को, मेरे बच्चों को आती है, पाकिस्तानी बात करते, खुश होते, दादी से करते, नानी से करते, तो आई फील प्राउड कि मेरी, उन्होंने स्कूल से भी पढ़ लिया, यूनिवर्सिटियां भी कर ली, जॉब्स भी हैं, अच्छी जॉब है, पैसे भी कमा रहे, लेकिन जो मैंने उनको क्या दिया वो तो स्कूल ने दिया, गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे रही है, मैंने क्या दिया? मैं तो उनको अपनी जुबान देनी थी, वो भी मैं अगर नहीं दे पाया तो मैंने किया क्या जिंदगी? कुछ भी, मेरे ख्याल में मैंने तो सारा कुछ खो दिया, वहां से आ गया, इधर कमा भी लिया, खा भी लिया, तो जो मेरे पास था वो भी मेरे साथ वो भी गायब हो गया। तो इसलिए मेरे बच्चे तो इंटरेस्ट लेते पाकिस्तान में, वो कुछ होता तो बहुत खुश भी होते, तो वो इंजॉय करते, उनको इंडियन भी बोल लेते, हिंदी भी बोल लेते, वो उर्दू भी बोल लेते, पंजाबी भी वो मेरे बच्चे तो बोल लेते। तो देखो कितनी ये लोग जो गोरे हैं ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वो कोर्स करके जाते हैं, वहां एंजॉय करते हैं, जाके इधर उधर घूमते हैं, उर्दू बोलते हैं, गोरे उर्दू बोलते, फिनिश लोग उर्दू बोलते हैं, अभी इस तरह से तो ये लोग सीखते थे, हम लोग आई डोंट नो, मुझे ये बात बड़ी पेनफुल लगती है। तो मैं तो 10 साल से 11 साल हो गए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि उर्दू पंजाबी कल्चर जो जिसे, ठीक है, उसमें ये सब शुरुआत में स्पैन करते, अपनी बात करते, अपनी जुबान, तो उससे जो यहाँ पे बच्चे पैदा हुए, मेरे भी बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, तो दूसरे बच्चे वो बोलते आपस में तो खुश होते हैं। वो एक दिन ही होता है कि ये लोग अपनी बात इन्होंने फिनिश में करनी, तो ये बच्चे इधर उधर होके करते, तो वो एक तरह का वो खुद फील करते, उनको अच्छा लगता है कि उर्दू में बात करें, पंजाबी में बात करें। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कुछ आप समझ लेके 0.05 कुछ तो मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं जब मार्का पे जाना है कोई तो मुझे याद करेगा, अदरवाइज मेरे बच्चों ने, अगर इनको पंजाबी उर्दू नहीं आई तो मेरे बच्चों ने भी नहीं, उनको भी नहीं समझ आनी भी, उदासी फोटो देख लो कान पे,
तो अगर हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं ना, तो देन वी कैन बी स्ट्रांग। कुछ तो एग्जाम्पल तो खुद तो बने ना। जी जी। बाकी अपनी मर्जी, हर किसी के अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो बच्चों को समझते हैं कि वो दूसरी जुबान सीख के तो वो उनकी तरक्की होती है। तो मेरे ख्याल में तो आई डोंट नो दैट। जी 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 सर, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फिर किसी मौके पर आपसे मजीद बातें करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी घड़ी स्लो चले ताकि आपको ज्यादा टाइम मिले। तो अभी मैं जी रेवरेंड बशीर आसम गिल साहब वेल्स से आपकी तरफ आता हूँ सर। आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही जी, आ रही। आप हमारे आखिरी मेहमान है सर, 3 मिनट में आप तो माहिर हैं दरिया को कूजे में बंद करने के। तो सर 3 मिनट में जरा फूल बिखेरिए चारों तरफ। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, ये आपकी मेहरबानी है। अच्छा, ये जो फ्रांसिस जेवियर साहब बात जिन्होंने आप की है वो बिल्कुल ठीक थी उनकी जगह पे। हम उनको ना तो रिजेक्ट करते हैं ना कोई मैं अंडरमाइन करता हूँ, या मतलब वो ठीक है। लेकिन इससे जो हम बात करना मैं चाहता हूँ कि जब हम किसी चर्च में जाते हैं तो उस फेलोशिप में डेफिनेटली पहले तो हमारे चर्च में लोग होते हैं सुबह के वक्त, कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं, नेटिव हैं, और उसके बाद फिर हम एक फेलोशिप करते हैं जिसमें हम उसको में भी इंग्लिश ले आते हैं। तो थोड़ा सा ये है कि चले हम, क्योंकि ये जरा बात जो है वो हमें समराइज करना है। तो मेरा जो पहला पॉइंट ये है कि हमें वालिदैन को, जैसे मैंने अर्ज की कि हमें वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने ना सिर्फ लैंग्वेज पे जोर दें बल्कि अपनी अकदार सिखाएं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी पादरी साहिबान हैं जहां भी हैं, वो पादरी साहब तो बहुत ज्यादा हैं, यहाँ जहां भी हैं वो डेफिनेटली अपनी उस जबान को उस जबान में दें जिस जबान में वो अपनी उनकी जुबान है, ना कि वो ज्यादा इंग्लिश बोलें, ताकि हमारे जो है वो कल्चर को समझ आ जाए, कल्चर की समझ आ जाए। अब जो बात कर रहे थे आप फ्रांसिस साहब कि गुर्बत में मजहब परवान चढ़ता है, डेफिनेटली, क्योंकि लोगों को खुदा की जरूरत होती है। जब खुदा भूखे होंगे तो उनको फिर कुछ ना कुछ उससे कुछ सुपर नेचुरल पावर चाहिए जो उनकी वो पेट भर सके। लेकिन इसके अलावा ये खूबसूरती तो यही है कि इस मुआशरे में आकर हम लोग जो हैं, इस मुआशरे में जिनके पहले ही पेट भरे हुए हैं या जिनके भूख और प्यास नहीं है, उनको खुदावंद के बारे में या खुदावंद की तरफ लेके आना, ये भी एक बीइंग एवेंजलिस्ट, ये मेरा काम है जो मैं गाहे बगाहे करता रहता हूँ नेटिव लोगों के साथ मिलके। और तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ कि हम ये जो लैंग्वेज की बात करते हैं और हमारे पाकिस्तानी लोगों की बात करते हैं, अगर तो हमारा कंसर्न है, अगर तो हम वाकई अपने आबाओ अजदाद से, अपने रिलेटिव से मोहब्बत करते हैं, तो डेफिनेटली दोनों तरफ से, जैसे ये दोस्तों ने फरमाया कि हमें यहाँ पर भी और जो पाकिस्तान में भी है, वो भी एक जो लैंग्वेज है एक बहुत बड़ी पावरफुल टूल है, ब्रिज है जो हर तरफ काम करता है। अगर ये ब्रिज टूट गया तो हम वो जो फ्रांसिस साहब बात कर रहे हैं ना, फ्रांसिस साहब भी, तो हम उस ब्रिज तक जा नहीं सकते, फिर वो हमारा गैप और हो जाएगा। इसलिए हमें कोई ऐसा टूल जो है, क्योंकि मीडियम जो है वो हमारा जो पावरफुल मीडियम होगा, तो फिर हम बच्चों को वो भी बता सकेंगे पाकिस्तान में सिर्फ यही नहीं है, ये भी हो रहा है। और हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो हमारी मदद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, पाकिस्तान में भी करते हैं, जैसे उन्होंने फरमाया कि करते हैं डेफिनेटली। लेकिन हमें अपना कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, अपने असल से उनको वाकिफ करना, ये ज्यादा हमारा काम है जो हम कर सकते हैं, वालिदैन होते हुए, मजहबी रहनुमा होते हुए, टीचर्स होते हुए। जी पादरी साहब खत्म हो गया या अभी है? और चलें 1 मिनट। हाँ जी, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बीइंग पेरेंट, ऑफ कोर्स आप पेरेंट्स भी हैं, आप यहाँ पे बड़े, जैसे आफ्ताब मुगल साहब ये काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर, हम और अपने बच्चों को भी लेके आए। कभी मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को भी लेके आए जो उर्दू बोल सकते हैं। मैं कोई अपनी तरफ इशारा नहीं कर रहा, जैसे आप जहां पे रहते हैं आप नौजवानों को लेके आए कि ये जी आज हमारा जो सेशन है सिर्फ उर्दू में होगा आज, और हम उर्दू में अपने मसाइल जानेंगे क्या है। डेफिनेटली इंग्लिश डेफिनेटली हमें आनी चाहिए, जिस मुल्क में हम रहते हैं वी शुड नो दैट लैंग्वेज, वी शुड स्पीक दैट लैंग्वेज, डेफिनेटली हमें वो परफेक्ट आनी चाहिए। जैसे मैं कोरिया में रहा, अगर मुझे कोरियन लैंग्वेज ना आती होती तो शायद मैं इतनी देर तक वहां ना रह सकता। उनका कल्चर फर्क है, उनका फूड फर्क है, उनके लैंग्वेज टोटली फर्क है, तो मुझे वहां की जुबान सीखनी पड़ी। लेकिन मैं अपनी उर्दू या पंजाबी जुबान को नहीं भूला,
मतलब मैं तो नहीं बोल सकता था वाकई, क्योंकि मैं तो बड़ा था। मतलब ये है कि हमें भी अपने बच्चों को ये जुबान जो है सिखानी चाहिए। जी पाजी साहब, आपने एक बड़ी सब दोस्तों ने अपने अपने नुक्ता निगाह से बहुत खूबसूरत बातें की हैं और बड़ी अच्छी, और उनसे बड़ी रहनुमाई मिली है। और आपने एक बहुत खूबसूरत बात की है कि ये जो एक ब्रिज है हमारे और हमारी पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी, जो गरीब लोग हैं, जो अंगूठा लगाना भी नहीं जानते, तो ये हमारी लैंग्वेज ही उनके और हमारे दरमियान ब्रिज है। अदरवाइज हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं यहाँ पे। हमारे बच्चों को, हमें मेडिकल फैसिलिटीज, पढ़ाई की, जॉब्स की, हर चीज, कोई तासब नहीं, कोई नफरत नहीं, इक्वल सब कुछ हो रहा है। तो हमें कोई थोड़ा बहुत अपने गरीब लोगों के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो शायद, मैं अपने भाई जो फ्रांस से हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, ना मैं उनकी बात को रद्द करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हमें जो है ना एक तलक, मैं मुझे आपकी बात भा गई है जी। ये ब्रिज जो है, ये एक ब्रिज है, ये नहीं टूटना चाहिए। तो मैं ओवर टू यू सर आफ्ताब मुगल साहब, अभी आप इसका इख्तिताम करें प्रोग्राम का, और जो कोई कमी पेशी हुई है वो अपने जिम्मे लें और बताएं आपको। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने नाजरीन का, जिन्होंने आज हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उन्होंने बहुत से कमेंट्स भेजे हैं और ज़्यादातर तो डिफरेंट जो हमारे स्पीकर्स हैं उनकी गुफ्तगू पर कमेंट्स हैं। क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं जो मैं पुट कर सकूं, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग हमें देख रहे हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और एशिया भी शामिल है, खुसूसन थाईलैंड। वहाँ से मेरे एक दोस्त फादर हैं, वो भी वहाँ से हमें उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। आज की गुफ्तगू में 3 अहम नुकात पर हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने हमारी रहनुमाई की है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी पुरमक्स गुफ्तगू की है जो हमारे लिए रोशनी का बायस है। उन्होंने हमें ये पैगाम दिया है कि जब तक हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं होगा और जब तक हमारे अंदर एक दूसरे के साथ जुड़त नहीं होगी और कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी कि हम करना क्या चाहते हैं, अगर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है तो फिर भी हम पाकिस्तान में रहने वाले हमारे जो कमजोर मसीही बहन भाई हैं उनकी मदद नहीं कर सकते। और आखिर में उन्होंने जो हमें रहनुमाई दी कि कलेक्टिव एफर्ट्स होनी चाहिए, बजाय कि हम अलग-अलग कोशिश करते रहें। अलग-अलग कोशिशें जो होती हैं वो भी काबिल तहसीन है, लेकिन अगर कलेक्टिव एफर्ट होगी तो उसका असर ज्यादा होगा। हमारे लिए, मुल्क से बाहर रहने वाले, खुसूसन अमेरिका और यूरोप में रहने वालों के लिए ये ज्यादा स्पेस मौजूद होती है कि हम एक आज़ाद दुनिया में रहते हैं, हम अपनी बात कर सकते हैं, हम जो पॉलिसी मेकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे असरअंदाज भी हो सकते हैं, उनसे उन तक भी हमारी रसाई हो सकती है अगर हम चाहें तो। फाइनेंशियली भी ऑब्वियसली यहाँ पे रहते हुए हमारी हालत बेहतर होती है। तो अगर हम ये सारी जो हमारे पास खुदा की नेमतें हैं इनको कलेक्टिव एफर्ट्स के जरिए इस्तेमाल करें तो हम पाकिस्तान में रहने वाले कमजोर लोगों की हालत में कुछ ना कुछ फर्क जरूर डाल सकते हैं। मुझे शुक्रिया अदा करना है आखिर में अपने मेहमानों का, जिनमें लंदन से जनाब इमरान जोसेफ साहब, फ्रांस से जनाब फ्रांसिस जेवियर साहब, स्वानजी वेल्स यूके से जनाब रेवरेंड बशीर आसिम गिल साहब, और फिनलैंड से हमारे साथी जनाब वारिस भट्टी साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनका बहुत शुक्रिया उनके वक्त के लिए, उनकी गुफ्तगू के लिए और उनकी इस पुरमग़ज़ गुफ्तगू के लिए। और खास तौर पे मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने साथी जनाब नईम वाज साहब का, जिन्होंने हमेशा की तरह प्रोग्राम को बहुत खूबसूरती से चलाया और अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे वो बातें निकलवाने की कोशिश की जो शायद अमूमी तौर पे मुश्किल होती। अगर हमारे नाजरीन को और हमारे जो मेहमान हैं उनको प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसका सारा क्रेडिट नईम वाज साहब को जाता है, और अगर इसमें कोई कोताही रही हो, कोई खामी रही हो तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आप जरूर उसकी निशानदेही कीजिए ताकि हम आइंदा प्रोग्राम को बेहतर बना सके। इसके साथ ही आप सबसे हम इजाजत चाहेंगे। खुदावंद आप सबका हामी और नासर हो। अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।